नमस्कार आदाब, मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। शुक्रवार यानी कल दुनिया अचानक थम सी गई। माइक्रोसॉफ्ट के एंटी वायरस सिस्टम में अपडेट हुआ तो ऐसी गड़बड़ी आई कि पूरी दुनिया थम गई। 4000 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई, लाखों दफ्तरों में काम रुक गया, कई बैंकों की सेवाएं भी थम गई और भी बहुत कुछ हुआ। शुक्रवार को अचानक से दुनिया भर में बड़ी संख्या में कंप्यूटर स्क्रीन पर काम बंद हो गया। हालत यह हो गई कि फ्लाइट्स के बोर्डिंग पास भी हाथ से बनाने पड़े। यह सब हुआ माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम में आई गड़बड़ी की वजह से। तुरंत उसे सही करने की कोशिशें भी हुई, लेकिन तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। वजह यह है कि अब पूरी दुनिया इंटरनेट से जुड़ी है और सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हैं। ऐसे में जब ऑपरेटिंग सिस्टम ठप हुआ तो पूरी दुनिया डगमगा गई। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसी मुद्दे पर आज मुकाबला में हमारा सवाल है और चर्चा करेंगे। पहला सवाल, इंटरनेट की दुनिया का ब्लैक फ्राइडे क्या टल सकता था? आउटेज की स्थिति से निपटने के लिए प्लान बी क्यों नहीं था? क्राउड स्ट्राइक ने अपडेट जारी करने से पहले क्या टेस्टिंग की थी? भविष्य में ऐसे आउटेज ना हो, इस पर क्या कदम उठाने जरूरी हैं? थम गई दुनिया से दुनिया ने क्या सीखा? हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कर्णिका सेठ, कनिष्क कौर हमारे साथ आने वाले हैं थोड़ी देर में, एनएस नपीनाई आ गई हैं, जितिन जैन हैं, विद्युत वर्मा, सबके डेजिग्नेशंस भी आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जितिन, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। क्या कोई वार्निंग आई थी कि अपडेट होने वाला है, इसलिए कोई प्लान बी होना चाहिए? नहीं, ये पिछले 4-5 साल से जो अगर आप देखेंगे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम और एंटीवायरस कंपनीज का जो अपडेट का एक कल्चर है, उसमें आजकल यूजर की कंसेंट बार बार नहीं ली जाती। जब आप एक बार उसको इंस्टॉल करते हैं तो आपकी कंसेंट को डीम माना जाता है। और ये इसलिए भी है कि बहुत सारे लोग अपने लेगेसी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, क्रिटिकल अपडेट्स को, सिक्योरिटी पैचेस को इंस्टॉल नहीं करते थे। उसके कारण बहुत लोग हैक हो जाते थे, उनको समझ नहीं थी। तो उनकी सुरक्षा के लिए एक तरीका अपनाया गया कि भाई ये जो क्रिटिकल अपडेट्स हैं, जो सिक्योरिटी रिलेटेड अपडेट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे और जब भी कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा तब, या अगर कोई फिक्स टाइम शेड्यूल है वहां पे, वो अपडेट को इंस्टॉल कर लिया जाएगा। तो उससे पहले किसी तरह की कोई वार्निंग नहीं दी जाती, नंबर वन। दूसरा, जो आपने कभी शुरू में इंट्रो में एक सवाल उठाया कि क्या उसकी टेस्टिंग करी गई थी, आप मान के चलिए क्राउड स्ट्राइक जैसी कंपनी के अंदर कम से कम मल्टीपल लेवल्स पे इसकी टेस्टिंग करी गई होगी। उसके बाद भी रिलीज को, पैच को रिलीज करने से पहले एक बीटा एनवायरनमेंट में, एक टेस्ट डेमो एनवायरनमेंट पे, जो आम जनता की भाषा में कहा जाएगा, उसको टेस्ट किया गया होगा। उसके बाद एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जो एक हुबहू असली की तरह होता है पर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, वहां पे भी टेस्ट किया गया होगा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने लेवल पे कुछ उसको अप्रूव किया होगा टेस्ट करने के बाद। उसके बाद भी प्लान बी और रोल बैक मैकेनिज्म होते हैं कि कल को कोई गलती हो जाए तो उसको रोल बैक अपडेट को कैसे किया जाएगा। ये जो हुआ वो सब होने के बावजूद, ये गलती इंसानी गलती थी या वो फिसल गया नहीं समझ पाए, ये उसके बावजूद हुआ है। और सबसे बड़ा जो इस समय शॉकिंग अचंबा है, उसको रोल बैक वो नहीं कर पाए। सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद भी बूट नहीं हो पा रहे थे, एक फाइल को डिलीट करना पड़ा मैनुअली। और चूंकि हर आदमी तो ये नहीं कर सकता, बड़े एंटरप्राइज में पॉलिसी के में भी अलाउड नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट और क्राउडस्ट्राइक के इंजीनियर आज शाम तक भी उसको 100% रोल बैक नहीं कर पाए हैं, वो धीरे धीरे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे बड़े सवाल इसमें ये नहीं कि क्या हुआ कैसे हुआ, सबसे बड़ा हमारे लिए लेसन इसके अंदर ये है में हम दौड़ रहे थे कि हर चीज को 100% ऑटोमेट कर दिया जाए, हर चीज में इंसान की जगह मशीन वो सारा काम कर दे, पैसा बचाया जाए। आज सबसे बड़ा लेसन हमारे लिए है कि इस तेजी से दौड़ती हुई अंधी आधुनिकता की दौर के अंदर हमें इंसान का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और हमें हमेशा इस बात के लिए तैयार होना चाहिए, जब कनेक्टिविटी और यही कंप्यूटर आपका यही साथ मेरा छोड़ सवाल देंगे होने वाला था तो जितिन, मात्र इंसान क्या आपके हम काम ओवर आएंगे। डिपेंडेंट होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी पर? लेकिन अगर वो हम सवाल डायरेक्टली पूछ लेते तो शायद हम रिग्रेसिव की कैटेगरी में आ जाते और ये कहा जाता कि मेरे व्यूज रिग्रेसिव हैं। विद्युत, आप जवाब दें। इसीलिए अगर सब बात हो चुकी थी, सब टेस्टिंग हो चुका था, तैयारी हो चुकी थी, फिर भी हुआ,
तो क्या बताता है ये हमारे बारे में? देखिए, सॉफ्टवेयर और उसकी रिलीज प्रोसेस, काफी ऑटोमेशन सब होता रहा है। सब लोग चाहते हैं कि अच्छा सिस्टम जिस तरह से प्रेडिक्टेबल हो, लेकिन अनसर्टेनिटीज जो रहती हैं और टेस्टिंग में कितना कवरेज है उसका, कितना किया जा सकता है, वो सब कुछ डिपेंड करता है कंपनी में टाइम प्रेशर क्या है। और जो ये एंड पॉइंट सॉफ्टवेयर क्राउड स्ट्राइक जैसे हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर बना रहता है कि नई वल्नरेबिलिटी है, तो उनके लिए जो है उनको नया पैच लगाना पड़ता है, तो टाइम प्रेशर वगैरह भी रहता है। तो एक तो है कि ये सॉफ्टवेयर ऐसा डीपली एम्बेडेड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड पॉइंट सिक्योरिटी का कि वो सिस्टम लेवल पे फाइल्स को जानता है, तो अगर वहां पर कुछ गड़बड़ी होती है तो इसका इस तरह का इम्पैक्ट होगा ही। और उसमें ये सोचना कि अच्छा वो हर बार फुल प्रूफ रहेगा, ये बहुत मुश्किल है। सो दे हैव टू हैव, मतलब उन लोग को होना चाहिए कि किस तरह से इस तरह की चीजें हो तो बचा जाए। एंड इसमें सॉल्यूशन ये था कि अच्छा इस वेंडर की जगह दूसरे वेंडर का अगर आपके पास सॉफ्टवेयर होता। बहुत सारे लोग जो है कि अपनी मशीन पे एंटीवायरस यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एयरप्लेन्स और NHS इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वायरसेस, रैंसमवेयर वगैरह कहीं पे हो। तो जो एंड पॉइंट जो मशीन्स होती हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, या आजकल ये भी आपने देखा होगा कि काफी जगह पे वर्चुअल मशीन्स होती हैं। आप अपना लैपटॉप लेके कहीं गए या आपके घर में लैपटॉप है, आप रिमोटली कनेक्ट कर रहे हैं, तो कंपनी के वर्चुअल मशीन्स पे आप काम कर रहे हैं, तो उसमें लोग नहीं चाहेंगे कि आपकी मशीन से कुछ इन्फेक्शन उधर पहुंचे। तो उसके लिए वो लोग जो है वर्चुअल मशीन को काफी सिक्योर रखते हैं, और वहां पर जो एंड पॉइंट सिक्योरिटी का सॉफ्टवेयर है क्राउड स्ट्राइक या पालो अल्टो नेटवर्क्स के, तो वो यूज होते हैं काफी। तो इट इज, मतलब ये हर जगह है और जरूरत की तरह। आपने सुना भी होगा रैंसमवेयर के कारण NHS में काफी क्या कुछ हुआ, तो आजकल जरूरत हो गई। तो ये कहना कि आजकल ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं, ये इसमें बैलेंसिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि वायरस और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्योंकि जितने हम लोग ऑनलाइन होते जा रहे हैं उतने लोग ऑनलाइन से पैसा बनाने की तरकीब खोज रहे हैं। तो आजकल काफी रिस्क हैं, काफी इस तरह की चीजों में काफी खतरे हैं, और वहां पर एजुकेटेड और सही सॉफ्टवेयर रखना वो आजकल जरूरत हो गई। नहीं, मुझे ये भी जानना है मुझे, और ये मैं सवाल डॉक्टर कर्णिका से पूछूंगी। डॉक्टर कर्णिका, ऐसा क्यों है कि कुछ कुछ सेक्टर ज्यादा इंपैक्ट हुआ? जैसे एयरलाइन सेक्टर सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ था बैंगलोर में, जहां जो टेक सिटी और गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, वो ठप पड़ गया, पर सारे एयरलाइंस रुक गई थी। और एयरलाइंस में भी एक पर्टिकुलर एयरलाइंस इंडिगो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ। आप अगर उसकी चर्चा करें, यहाँ पर पावर सेक्टर हमारे हिंदुस्तान में इंपैक्ट नहीं हुआ, डिफेंस सेक्टर में भी कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ। ऐसा क्यों है कि ज्यादा कुछ कुछ सेक्टर्स में इंपैक्ट इसका ज्यादा दिखा? जिनमें विंडोज बेसिकली OS यूज हो रहा है, एंड माइक्रोसॉफ्ट एज अ कंपनी दे हैव प्रोवाइडेड द सेम। अब उसमें ये रहता है कि डिपेंडेंसी अगर एक पर्टिकुलर OS पे है, नेचुरली इफ द यूज ऑफ दैट, उसका जो प्रयोग है वो ज़्यादा है उस इंडस्ट्री में। एयरलाइंस में काफ़ी प्रयोग है और ऑटोमेशन उसी पे बेस्ड है। सो अगर वो ओवर डिपेंडेंसी ऑन अ पर्टिकुलर OS है एंड बैकअप उसका नहीं है, तभी ये हुआ, चाहे बैंक्स हों या एयरलाइंस हों। अब जैसे हॉस्पिटैलिटी है, हेल्थ केयर है, और स्ट्रीम्स हैं और एरियाज हैं, स्टॉक मार्केट्स अफेक्टेड हुई हैं। सो डिपेंड्स, लेकिन इतना नहीं, स्टॉक एक्सचेंज प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा था, राइट, बिकॉज इंटरनेट डिपेंडेंसी ऑन ऑफ दीज सेक्टर्स एंड यूज ऑफ द सेम इज हाईली डिपेंडेंट ऑन देयर OS एंड ऑब्वियसली द यूटिलिटी। इस वजह से ये हुआ। सो अब ये देखना होगा कि उसकी बैकअप ऑप्शन रखना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया में जैसे हम अपने भारत देश में वी आर मेकिंग माया, जो डिफेंस मिनिस्ट्री DRDO, वी आर वर्किंग ऑन दैट। उसमें बहुत आई वुड से रेजिलियंस की बात है। अब हम काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर, जैसे हम कहते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। वी डोंट हैव टू किसी और सॉफ्टवेयर या किसी OS पे डिपेंडेंट नहीं होने की जरूरत होगी। तो माया क्या कर पाएंगी जो माइक्रोसॉफ्ट नहीं कर पाए? वेल, जो यूज है उसका यूज तो वही है, लेकिन जो रॉबस्टनेस है, कहते हैं ना, रेजिलियंस एंड रॉबस्टनेस, प्रिपेयर्डनेस, जो ताकि वो साइबर अटैक्स को भी अवॉइड कर सकें, प्रिवेंट कर सकें इस तरह की आउटेजेस, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड, ज़्यादा रॉबस्ट है। AI भी होगा उसमें, और बहुत बहुत एडवांस्ड है। उसकी वजह से ये इस तरीके के अटैक्स अवॉइड हो सकते हैं, आउटेजेस अवॉइड हो सकते हैं। और ये खतरा बहुत इमिनेंट इसलिए भी हो गया है क्योंकि साइबर टेररिज्म भी हो सकता है इसके ज़रिए से। ये बात सिर्फ एक बग की नहीं है या एक आउटेज बिकॉज ऑफ अ बग
इससे सीमित नहीं है, ये एक जरिया बन सकता है, कोई वनरेबिलिटी हो सिस्टम में एक जरिया बन जाता है साइबर टेररिस्ट अटैक, और जो कि ग्लोबल बेस्ड हो सकता है। इट्स नॉट कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की सॉवरेनिटी को इफेक्ट हो रहा है, ये पूरे विश्व में इफेक्ट हो सकता है। हाँ, तो एक तो फियर नपीनाय, उस वक्त जब ये खबर आने लगी तो एक फियर भी था कि क्या ये कोई साइबर अटैक है क्या, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी। तो आउटेज अटैक में क्या डिफरेंस हम देख रहे हैं? अभी तो आउटेज तो दोनों रीजन के लिए हो सकते थे, साइबर अटैक की वजह से या जैसे अभी हुआ है बग की वजह से। आउटेज इज जस्ट एन आउटकम, मगर रीजन ही अलग हो रहा है। आप ये इसका द इम्पोर्टेंस आप देखेंगे तो ये मैं यही कहना चाहूंगी। एक चीज मारिया, जब आप पहले किसी से पूछ रहे थे, मुझे यही इमेज माइंड में आए थे। हम लोगों को इंडिया में एक सिग्नल जरूरी होता है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। अभी तो सीसीटीवी कैमरास भी है, और जैसे आपने बोला था अभी पुलिसमैन का कंटिन्यूअस जरूरी होना बनता है, राइट? क्योंकि कुछ भी हो टेक्नोलॉजी तो एक ह्यूमन एलिमेंट भी जरूरी है करके अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मगर जब आप टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन के बारे में सोचेंगे तो एक चीज हम लोगों को तो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, यही है कि जब आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका तो अटैक्स हो सकता है, उसको तो अफेक्ट कर सकते हैं। जितना आपने अभी देखा नियरली 3 दिन का हो गया, ये तो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जितना जल्दी एक ऑर्गेनाइजेशन बाउंस बैक कर पा रहे हैं, जितना जल्दी रेसिलियंस दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि उसका तो सिस्टम्स बहुत रोबस्ट है। तो बाउंस बैक या रेसिलियंस बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आपका जो सवाल थे प्लान बी की वजह से, तो वो इम्पोर्टेंस गेन होते हैं। और हम लोग कैसे कर सकते हैं ये रेसिलियंस के लिए? एक जरिया कानून की तरफ से भी होते हैं। तो अभी इंडिया के लिए बहुत जरूरी हो गया एक साइबर सिक्योरिटी का कानून के लिए। आप ग्लोबली देखेंगे तो अभी एविएशन, जो प्लेन्स का अभी इफेक्ट हुआ है, एविएशन भी एक इसेंशियल सर्विस बनता है। तो इसेंशियल सर्विसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अटैक हो या ऐसे आउटेज हो, गलती से हुआ या जानबूझकर हुआ, जैसे भी हो, मगर एसेंशियल सर्विसेज अफेक्ट हुआ है, उसके लिए क्या करना है, कैसे हम वो ना होने के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हो गया कुछ गलती या कुछ अटैक तो उसके वजह से जो इफेक्ट होंगे उसमें से जितना कम इम्पैक्ट होगा वो कैसे करेंगे, प्रोसेसेस बेसिस में प्रोसेस लगा के उसको थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए कोशिश करते हैं। यही तो कानून कर सकते हैं। और अभी इसके लिए तो जो है हमारे पास वो भी ठीक है, मगर इससे भी थोड़ा ज्यादा अभी जरूरत है। क्योंकि कनिष्क, ये खतरा जो हुआ, क्या ये कहा जाता था कि क्राउड स्ट्राइक के पास ऑप्शन है एआई और फैल्कन के थ्रू प्रीएम्प्ट करने का? वो बता सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि वो बता सकें कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो क्यों नहीं वर्क किया? देखिए, क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। इनके फैल्कन सेंसर में एक सिक्योरिटी की वनरेबिलिटी मिली थी जिसको हैकर्स पोटेंशियली एक्सप्लॉइट कर सकते थे। इसको पैच करने के लिए उन्होंने एक पैच रिलीज किया और इस पैच को उन्होंने अपडेट पुश किया माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम्स के लिए। अब ये पैच करप्ट हो गया। अगर क्राउड स्ट्राइक दुनिया को पहले ही ये बता देता कि उनके सिस्टम में कोई खामी है तो उनका जो स्टॉक है वो ही 20% डाउन हो जाता। ऐसी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है वो भी नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज पे कोशिश करेंगे कि अपने इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट बना के रखें, क्योंकि वो पब्लिकली ट्रेड हो रही है मार्केट में। और लेकिन कनिष्क, इन्वेस्टर सेंटिमेंट उस वक्त के लिए शायद, लेकिन जो बाकी जो पिछले 24 घंटे में हुआ उसकी वजह से इन्वेस्टर सेंटिमेंट तो इंपैक्ट हुआ ही। वो है, बिल्कुल। वो ये प्रीएम्प्ट ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब भी आप इस टाइप का पैच लगाते हैं तो उसकी आप प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं। और इस लेवल का लार्ज फेलियर कभी नहीं हुआ है, हमने दुनिया में देखा है कि कभी भी पैच इस तरह का लगता है तो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है, फिर ही वो अप्रूव होता है। इस बार उन्होंने इसको मिस किया, तो ये उनकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम है, जो उनकी इसकी टीम बनी हुई है फॉर इंटीग्रेशन, उनके साथ उनकी मेजर खामियां हैं। तो मुझे लगता है पिछले 2 दिन में उनकी पूरी टीम का बहुत बुरा हाल होगा। और क्राउड स्ट्राइक कोई छोटी कंपनी नहीं है, इसकी $40 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन है।
और माइक्रोसॉफ्ट भी जो है $1 ट्रिलियन कंपनी है। तो भारत में ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना, ऐसी कंपनियां खड़ी करना मुझे लगता नहीं है पॉसिबल है, क्योंकि ऐसी कंपनियों को बनाने में दशक लग जाते हैं। 10-20 क्राउडस्ट्राइक 10 साल से पहले एग्जिस्ट से काम कर रहा है इसमें। तो अगर आप कहेंगे कि आप माया से उसको रिप्लेस कर पाएंगे, मुझे लगता नहीं है वो सही बात है, क्योंकि अगर आप माया लेके भी आ जाएंगे तो क्या माया इतने ज्यादा लेवल पे अडॉप्ट हो पाएगा? अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने माया को अडॉप्ट करने की कोशिश की थी, पर जिन जिन सिस्टम्स में माया लगा गया, सब सिस्टम से माया को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उसका यूजर एक्सपीरियंस इतना खराब था कि ज्यादातर लोग उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। तो अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन जरूर करना पड़ेगा, ताकि इंडस्ट्री में इस टाइप के सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट किया जा सके। मुझे लगता है कि इसमें जो टेस्टिंग ज़रूरी है और जो उसमें अपग्रेडेशन ज़रूरी है बिफोर द फाइनल लॉन्च, उस पर काम चल रहा है और जल्दी ही ये लॉन्च हो जाएगा। और इसके अलावा भारत में बहुत सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कानून भी साथ ही साथ बदले जा रहे हैं। अभी आपने देखा कैसे क्रिमिनल बिल्स बदले, DIA एक्ट आने वाला है और DPDP आ गया है। तो बहुत सारी बदलाव कानून में भी आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी में भी आ रहे हैं। AI का बहुत अच्छे से प्रयोग होगा। विकसित भारत की जब हम बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो काफ़ी स्तर पर टेक्नोलॉजी और लॉ साथ ही साथ अमेंड भी हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हमारा देश इसमें सशक्त है नहीं, कि हम लेकिन ये जब टेक्नोलॉजी को पहचान इंडिया में ला पाएं। AI और फैल्कन की जिम्मेदारी थी ये पहचानना कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उन लोगों ने भी अपना काम नहीं किया। देखिए, AI इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स है उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता है। AI के भी बहुत सारे वर्जन हैं। AI की जो मार्केट है वो बिल्कुल ऐसी नहीं है कि सब अलग है। आज हर बड़ी कंपनी अपनी खुद के AI के मॉडल बना रही है। माइक्रोसॉफ्ट अलग बना रहा है, क्राउडस्ट्राइक अपना खुद का AI का बना रहा है, X अपना बना रहा है, मेटा अपना बना रहा है। तो आपको लग रहा है कि AI इस टाइप के पैच नहीं हो पा रहा, उसको प्रीएम्प्ट कर पाएगा, बता पाएगा? मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है। ठीक है जितिन, आप इस पर जवाब दें। माइक्रोसॉफ्ट कहती है कि थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल है। 95% कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट कुछ ही देशों में हुआ। जैसे ऑस्ट्रेलिया का सारे सेक्टर्स में इंपैक्ट हुआ, इंडिया में एयरलाइन सेक्टर ठप पड़ गया। तो मुझे यह जानना है, और एयरलाइंस में भी एक पर्टिकुलर एयरलाइन जैसे इंडिगो पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ, ऐसा क्यों है कि बाकी सब देशों में ऐसा इंपैक्ट नहीं हुआ जितना इन लोगों पे दिखा? ओवर डिपेंडेंस आंसर नहीं होगा। हमारे दो सवाल आपके हैं। पहला तो क्या गलती क्राउडस्ट्राइक या माइक्रोसॉफ्ट की है? एज अ साइबर एक्सपर्ट, एज अ टेक्नोलॉजिस्ट मैं कहूंगा कि गलती है, पर वो जानबूझकर करी हुई गलती नहीं है। एक इंसानी गलती है जो शायद कभी ना कभी किसी से भी हो सकती थी। हाँ, मगर ये कहना कि जिम्मेदारी माइक्रोसॉफ्ट की नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है। अगर आप किसी को अपने शॉपिंग मॉल में बुला रहे हैं और वहां किसी छोटी दुकान में आग लग जाए, तो आप ये नहीं कहेंगे सब वो छोटी दुकान वाली गलती है। जिम्मेदारी आपकी भी है, हम इससे भागना नहीं चाहिए। दूसरा, कनेक्ट ने जो एक बात कही कि शायद माया ऑपरेटिंग हो सिस्टम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का रिप्लेसमेंट नहीं, ये बात सही है कि हम जो बना पाएंगे हमेशा दशकों लग जाए बनाने के अंदर। मगर अब जो सबक है वो सबक यही है कि उसकी शुरुआत हमें कहीं ना कहीं करनी है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप माया को उठा के सारे सिस्टम्स में लगा दीजिए, मगर जो नॉन क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, जो उसमें अगर हैक वैक भी हो जाए या कुछ इशू हो जाए या आउटेज हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े, वैसी छोटी छोटी जगह में अब आपको सिस्टम्स को लगा के उनको टेस्ट करके इंप्रूव करके उस जर्नी की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हो सकता है अगले 7 साल में 8 साल में आप बेहतरीन प्रोडक्ट और बेहतरीन भारत में बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आ सके। उदाहरण के लिए भारतीय वायुसेना एक वायु सैनिक्स नाम का लिनक्स के ऊपर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल पिछले 1 दशक से कर रही है। मैंने खुद उसका इस्तेमाल जब मैं उनके वहां पढ़ाने जाता था, मैंने कई बार उसको कर देखा है। बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, आज तक उसके अंदर कोई खामी नहीं है। मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि वो माइक्रोसॉफ्ट से बेहतर है, मगर हाँ, वो उसके बराबर जाने की जर्नी में पड़ता हुआ शायद पहले छोटे छोटे कदम है। मगर मेरे मित्र कनिष्क की एक बात से मुझे दुख भी हुआ और मैं असहमत भी हूं कि हम शायद कभी ऐसा नहीं बना पाएंगे। ये जो स्टेटमेंट था, एक भारतीय होने के नाते शायद नहीं, अगर हमारी सोच ही ऐसी अगर है। ब्लू स्क्रीन की बात करें कनिष्क, आप उनका जवाब भी दीजिएगा। एक- तो वो पहले एक, 1999 में भी हुआ है और 2001 में भी हुआ था। उस मारिया, वक्त जब मैं अपनी बात इंक्वायरी को आई खत्म थी उसमें करूं। भी क्लियर पिक्चर और क्लियर आंसर नहीं आया था, इस बार भी नहीं आ रहा। मारिया, एक जी मैं हाँ। अगर आप मुझे अनुमति दें, मैं पूरी जी, बात जी, खत्म जी, कर जितिन। दूं। दूसरा, आपने कहा कि इसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ ज्यादा क्यों हुआ, यूरोप में इससे ज्यादा था। तो और पहले ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो एक देखिए, अपडेट्स जो पुश होते हैं वो टाइम जोन के हिसाब से होते हैं। हाँ, तो पहले वो time ऑस्ट्रेलिया की zone टाइम जोन के impacted हिसाब थे, से I पुश agree हुआ with you on होगा that, yes. कि वो फिर बाहर और यूरोप में हुआ। हमारे यहाँ कुछ एयरलाइंस कम इम्पैक्ट, जैसे आप देखेंगे टेलीकॉम सेक्टर पूरा का पूरा कोई इम्पैक्ट नहीं था। वो इसलिए है कि ज्यादातर क्रिटिकल सेक्टर के अंदर अगर ये बड़ी कंपनियां कोई अपडेट पुश भी करती हैं
तो इनके सर्वर्स उस अपडेट को नहीं लेते जब तक उनकी अपनी टीम उसको टेस्ट ना कर ले। तो विस्तारा वगैरह में पॉलिसी रही होगी, कुछ एयरलाइंस में या कुछ संस्थानों में जहां ऐसी पॉलिसी नहीं थी, जहां वो माइक्रोसॉफ्ट की हर अपडेट को बिना अपने एनवायरनमेंट में चेक करे या कुछ 5-6 सिस्टम पे टेस्ट करे सीधा अपडेट अंदर पुश कर रहे थे, वो सारे के सारे ठप हो गए। तीसरा, एक मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, देखिए ये एक चीज आपको समझनी होगी। आज भी जब आप और हम एक नया लैपटॉप लेके आते हैं, आज की डेट में अगर आपके लैपटॉप पे इंटरनेट और आप नया लैपटॉप लेके आए हैं, आप बिना माइक्रोसॉफ्ट का एक 365 जो लाइव अकाउंट है वो बनाए बिना आप लॉगिन नहीं कर सकते। पहले ऑफलाइन लॉगिन था, यूजर नेम पासवर्ड डाला आप कुछ भी बना लीजिए। अब पहले आप ऑनलाइन अपना इसी माइक्रोसॉफ्ट 365 का अकाउंट बनाएंगे तभी वो लॉगिन होगा। तो मुझे लगे उसका नुकसान भी है और आज ही हम भुगत रहे हैं। तो हमें ऐसी जो माल प्रैक्टिसेस से बचना चाहिए। और उदाहरण के लिए मैं आपको कहूंगा, फिर आज आगे बढ़ेंगे। देखिए दुनिया में जितनी कंपनियां लैपटॉप बनाती हैं या सर्वर बनाती हैं, उनका डिफॉल्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो माइक्रोसॉफ्ट रहता है। आप माया बना लीजिए या उसकी जगह आपने पहले बॉस बनाया था, पहले आप उस तरह की क्षमता लाइए कि आप माइक्रोसॉफ्ट को हटा के एक पॉलिसी लाएंगे जहां पे आप माया को इंस्टॉल करेंगे या बॉस को इंस्टॉल करेंगे। हमारे भारत देश में ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं है। दूसरा, जो आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके पास इतनी फंडिंग के अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो जितने वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो सारे भारत देश से बाहर से आते हैं, अमेरिकन वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। तो जिसको हम कहते हैं ड्राई पाउडर जो चाहिए होता है इस टाइप की साइबर सिक्योरिटी कंपनी बनाने के लिए, उसकी इस देश में बहुत ज्यादा कमी है। 2 या 3 वेंचर कैपिटलिस्ट होंगे, सिडबी बैग्ड, जो इस टाइप की फंडिंग कर रहे होंगे, पर ज्यादातर जो पैसा आ रहा है इट इज अमेरिकन मनी या ये पैसा बाहर से FIIs आ रही हैं। और ज्यादातर साइबर सिक्योरिटी की कंपनियां जब फंडिंग उठाती हैं तो ये अपने जो हेडक्वार्टर्स है वो भारत देश से बाहर मूव कर देती हैं टैक्स की वजह से, क्योंकि यहां पे 30% से ऊपर उनको टैक्स देना पड़ता है, अपने प्रॉफिट्स पे 25% टैक्स देना पड़ता है। अगर आप अपने हेडक्वार्टर्स कहीं और मूव करेंगे तो आप जाएंगे सिंगापुर या ऐसी जगह जाएंगे डेलावेयर US में, जहां पे आप कोशिश करेंगे कि अपने टैक्स को बचा सके ताकि आप अपने एम्प्लॉयज को कंपनसेट कर सके। तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा कमी है और उसमें संशोधन लाने की जरूरत है। मैं आपको एक स्टार्टअप फाउंडर की एक मुझे बात कहनी दीजिए, स्टार्टअप फाउंडर की तरह मैं आपको एक बात बता रहा हूं। मैंने एज अ स्टार्टअप फाउंडर टैक्स रिबेट के लिए अप्लाई किया था, 1 साल हो गया, आज तक मेरे पास अप्रूवल नहीं आया है, जिसके लिए मैं अगले 3 साल तक टैक्स माफ होना चाहिए। 30% टैक्स दे रहा हूं मैं अपनी स्टार्टअप के लिए, जवाब ही नहीं आया है। पॉलिसी पैरालिसिस है। मैं एक्चुअल सिचुएशन आपको ग्राउंड पे बता रहा हूं। जो इकोनॉमी है हमारे देश में अब लिबरलाइज हो रहे हैं, लॉज भी बहुत सारे कानून में बदलाव आया जा रहा है और इसलिए इसी गोल से या इसी मकसद से कि हम अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाएं, सशक्त बना पाएं, टेक्नोलॉजी ऐसी लाएं जो कि कॉम्पिटिटिव हो। ऐसा नहीं है कि वो उसमें रॉबस्टनेस नहीं होगी उतनी या उस पर डिपेंडेंसी नहीं हो सकती, रिलायबल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। इवन AI पे जो काम हो रहा है उसमें डेटा एथिक्स डाला जा रहा है। क्यों? रिस्पॉन्सिबल AI की बात क्यों करी जा रही है? इसीलिए क्योंकि हम उससे मैच करना चाहते हैं, उस टेक्नोलॉजी से शायद बेहतर भी बना पाएं। फिर सवाल ही नपीना यहाँ पे ये है कि हम लोग एक तरफ रिस्पॉन्सिबल AI और टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन इंटरफेस ही नहीं रहे, कंप्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम हो जाए, AI के थ्रू एक AI एंकर भी हो जाए ताकि वो आपसे सवाल पूछ सके, मेरी भी जरूरत ना पड़े। लेकिन नपीना यही मैं जानना चाहती हूँ कि अगर जब इतना ज्यादा डिपेंडेंस की बात हो रही है तो ये तो ओवर डिपेंडेंस की वजह से जो कल हुआ तो फाइनली इट वाज ह्यूमन जो आ करके उन्होंने फिक्स किया सिस्टम, उसको आप फिक्स कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी से। अब माइक्रोसॉफ्ट की अकाउंटेबिलिटी एक छोटा ये नपीना जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी। मैं आ रही हूँ। हाँ, Yeah, is it the question was for me, right? जी, जी. Yeah. Huh. So, I was just telling you that probably AI will replace the panelists also. But then to answer your question, ये चीज तो जो 2 चीज में थोड़ा हाईलाइट करने के लिए तो मैं अपॉर्चुनिटी मांग रही थी। एक तो ये डिबेट तो बहुत ही आगे बढ़ चुका है, जो प्रॉब्लम हम लोग शुरू किए थे उसके बारे में छोड़कर हम लोग पूरा इंडिया का प्रॉब्लम ये डिबेट में सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। वो तो नहीं होने वाला है इधर, और कोशिश जो हो रहे हैं वो तो अच्छे हो रहे हैं और एक स्टेप से शुरू करेगा और फिर आगे बढ़ेगा। हम लोगों को इतना ज्यादा नेगेटिव भी सोचने की जरूरत नहीं इंडिया के एफर्ट्स के बारे में। बट कमिंग बैक टू दिस इश्यू, हम लोग जब रेस्पॉन्सिबल AI बोल रहे हैं, ये तो हम लोग रेस्पॉन्सिबल टेक बोलते हैं, सिर्फ AI की बात नहीं। कुछ भी टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रहे हैं वो डेवलपमेंट से अडेप्टेशन तक वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको
इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जब भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोगों को तो वही समय पे सोचना पड़ता है कि ये टेक्नोलॉजी कभी ना कभी गलत हो गया या अटैक हो गया, आउटेज हो गया या और कुछ प्रॉब्लम हो गया, तब हम क्या करेंगे। वो फॉल बैक ऑप्शन उसी फॉल बैक ऑप्शन पे चर्चा करेंगे नपीनाई जी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि सवाल ये है जो थम गई दुनिया कल, उससे क्या सीखा हमने और क्या कोई फॉल बैक ऑप्शन है, क्या कोई प्लान बी है। हमारे साथ जुड़े रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। सवाल है इंटरनेट की दुनिया का ब्लैक फ्राइडे क्या टल सकता था, यही सवाल मैं आप लोग सबसे पूछूंगी। छोटे जवाब। कनिष्क आपसे शुरुआत। देखिए, अगर एक प्रॉपर बिजनेस कंटिन्यूटी की पॉलिसी फॉलो की गई होती क्राउडस्ट्राइक द्वारा, तो लोग अपने यूजर्स को ये बेटर इन्फॉर्म कर सकते थे कि माइक्रोसॉफ्ट के एनवायरनमेंट में इस टाइप का एक इशू आ रहा है। और बहुत सारे देश जहां पे क्राउडस्ट्राइक बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ हो रहा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, उस पर इसको खतरे को टाला जा सकता था। पर अगर आप कहेंगे कि इसका कोई निर्णायक तोड़ है, मुझे नहीं लगता वो तोड़ है। ये सॉफ्टवेयर लेवल के जो पैचेस अगर नहीं इंस्टॉल हो पाते हैं तो उसका खामियाजा भुगता जाता है। पर बेटर इन्फॉर्म रखने के लिए एक रेजिलियंस क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाया जा सकता है, जिसको आप बेटर तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसको हम बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग कहते हैं। और काफ़ी जगह नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं देशों के, उनके साथ ये किया जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की हैं क्लियर ओ'नील, इंडिया के अभी जनरल एमयू नायर हैं, या सर्ट के साथ किया जाता है। तो किस देश के साथ वो कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते थे, उसमें इनकी भूमिका बढ़ सकती थी। बिकॉज ये अमेरिकन कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, मुझे लगता है कि ये इसको बेटर तरीके से हैंडल कर सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं किया। जिम्मेदारी भी अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, और जो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं और जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो भी थोड़ा कन्विंसिंग नहीं है। और दूसरी बात इन्होंने जो कही कि ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, कि क्राउडस्ट्राइक के फाउंडर की स्टेटमेंट आई है कि ये जो इशू है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है। एक साइबर सिक्योरिटी की कंपनी जो ठीक से अपना पैच नहीं लगा पा रही है, कह रही है कि ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू नहीं है। मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह का कोई भी एपिसोड होता है विद्युत, तो लोग ये भी समझ सकते हैं कि हैकिंग हो गई। हाँ ये बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जिस लेवल पे ऑपरेट करते हैं, अगर आपकी मशीन काम नहीं कर रही है तो किसी रैंसमवेयर वाले ने उसको रोक दिया या सिक्योरिटी कंपनी ने रोका, आपका तो काम रुक ही गया। तो कल मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, न्यू जर्सी में था। वो अपने डॉक्टर के यहाँ गया और उसका डॉक्टर जबकि वहां पर है बैठा हुआ, वो उसको नहीं देख पाया क्योंकि उसकी मशीन काम नहीं कर रही। तो आजकल जितना हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर में सारे देशों में, कि आपका डॉक्टर आपके सामने है और आपका चेकअप इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी मशीन बूट नहीं कर पा रही, वो काफी हास्यास्पद है। लेकिन इसके सॉल्यूशन में जो है, जो जितेंद्र ने पहले कहा कि अच्छा वहां पर जो है कि माइक्रोसॉफ्ट और क्राउडस्ट्राइक वगैरह का जो यूज है उसको जो है कि देखना पड़ेगा, और उसको पारदर्शिता वाली बात जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि क्लाउड आजकल हर जगह है, लेकिन देश के हिसाब से अगर आप देखें कि भारत जैसे है, अभी पॉलिटिकल इसमें भी होता है कि अच्छा इस देश की साथ लड़ाई हुई तो क्लाउड सर्विसेज वहां रुक गई। तो जहां तक मुझे लगता है कि पारदर्शिता जो है माइक्रोसॉफ्ट और क्राउडस्ट्राइक के लेवल पे या उस तरह की कंपनियों के लेवल पे और देश के लेवल पे, एक देश में अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी हो जहां पर लोगों को इस तरह के अपडेट्स और उसके बाद रोल बैक की पॉलिसीज को ऑडिट करने का मौका मिले और कंट्रोल करने का मौका मिले। इमेजिन कि क्राउडस्ट्राइक ये अपडेट कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, और आपकी इंडिगो कंपनी वाले जो है वो उसको इंडिपेंडेंटली टेस्ट नहीं कर रहे हैं, कॉस्ट बचाने के लिए हो सकता है, या उनको कभी कंट्रोल दिया ही नहीं गया। तो अगर कंट्रोल नहीं दिया गया तो वहां पर डिमांड करना, वहां पर ये मांग करना कि हमारे यहाँ भी जो है कि ये ट्रांसपेरेंसी रहे कि आप क्या फिक्स कर रहे हैं और उसके लिए रोल बैक क्या आप मेरे पास, और उसको पहले टेस्ट करने के बाद ही हम अपने सर्वर्स पे, अपने कंप्यूटर्स पे डिप्लॉय करेंगे। तो वो चीज बहुत जरूरी है कि वो कंट्रोल हम लोगों के पास है, कंपनियों के पास है। और दूसरी पारदर्शिता की अगर कुछ होता है तो जल्दी से जल्दी सबको इन्फॉर्म करके कि अच्छा रोल बैक करने के लिए क्या करना है। और ये सब में गवर्नमेंट का क्या रोल है नपीनाई, आप बताएं। क्योंकि फिर हम लोगों ने इंतजार किया था कि आईटी मिनिस्ट्री कोई एडवाइजरी इशू करेगी। आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से जो एडवाइजरी आई यही था कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से कनेक्ट करने की कोशिश की है। उनका हेडक्वार्टर्स इंडिया में भी नहीं है, तो इंडिया के लिमिटेशंस हैं, उसी तरह से यही लिमिटेशंस हर कंट्रीज में फेस किए जा रहे होंगे।
अभी जब आप साइबर के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसे जुरिस्डिक्शनल लिमिटेशंस नहीं होता है। आप तो कहीं से भी हो, आप सर्विसेज इंडिया के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप इस जुरिस्डिक्शन के अंदर आ जाते हैं। और आप जैसे बोले थे मेटी के अंदर वो सर्टन करके एक डिपार्टमेंट है, वही तो इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है। और हमारे कानून के अंदर ये मैंडेटरी कंपलसरी है कि जब भी कोई ऐसे इंसिडेंट हुआ है तुरंत तो रिपोर्ट करना जरूरी है, और जो भी गाइडेंस या एडवाइजरी जो भी सर्टन दे रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी बनता है। इसके बारे में ही तो मैं शुरुआत में बोल रही थी। और ये जो कंपनी बोल रहे हैं कि ये साइबर सिक्योरिटी इश्यू नहीं है, ये गलत है। जब भी ये साइबर रिलेटेड इंसिडेंट जो भी हो रहा है, आप साइबर इंसिडेंट या साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट जो हमारे अभी कानून के अंदर डेफिनेशंस है, आप देखेंगे तो बहुत वाइड है और ये भी कवर होगा। तो ये सब जब हो रहा है तब तो उनको तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और लायबिलिटी भी बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ हम लोगों को तो वो अलग से डिबेट करना पड़ेगा, मगर इन अ क्विक वे आई विल जस्ट पिन पॉइंट वन थिंग। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से जो मैं पहले बता रही थी, अभी हमको बहुत सारे कानून आ चुके हैं, अभी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कानून आना जरूरी है, वो साइबर सिक्योरिटी के बारे में। दूसरी चीज कंपनी की तरफ से अभी हमको देखना पड़ेगा, ये तो हम लोग फोर्स मेजोर बोलते हैं या एक्ट ऑफ गॉड, ये तो एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ मैन है। मगर फिर भी कंपनीज का कॉर्पोरेट एग्रीमेंट्स जो भी होगा उसके हिसाब से लायबिलिटी डिसाइड होगा। मगर वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट, वो वाटरफॉल इफेक्ट तो अल्टीमेटली हम सबको हुए हैं। जो भी फ्लाइट लेने का था, जो भी नहीं हुआ, जिसका भी सर्विसेज बंद हो गया, जो भी उनका काम था वो रुक गया, वो सब अफेक्टेड है। तो उनका और क्राउड स्ट्राइक का कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो अभी जब हम लोग इमीडिएटली जिसको देखेंगे, कैसे हम लोगों को तो कुछ कॉम्पनसेशन मिलेगा या रिकॉम्पेंस मिलेगा, वो भी देखना पड़ेगा। तो हम लोग जब भी ये एक साइबर रिलेटेड इश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो सिर्फ टेक्नोलॉजी रिलेटेड नहीं होता है, वो तो हर चीज में अफेक्ट होता है। हमारे पूरे लाइफ का एक एक बूंद का, every small part of our life is affected. So we'll have to see how law can also play a strong role in this. So ये एक्ट ऑफ गॉड सर्टेनली नहीं था, एक्ट ऑफ मैन था। लेकिन यहाँ पर जो मेन कंपनी है उसने भी थर्ड पार्टी पर ब्लेम किया। अब ये थर्ड पार्टी कौन है और उन पर भी डिपेंडेंस ज्यादा हो गया क्योंकि उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये फिक्स किया जाए। माय पर्सनल व्यू, व्हेन यू सी अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट को आप देखेंगे उसमें डिस्क्लेमर ऑफ लाइबिलिटी होता है या लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी होता है। इस केस में देयर इज अ जीरो लाइबिलिटी फॉर आउटेज दैट इज गिवन इन द माइक्रोसॉफ्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ इफ दैट इज द केस, तो आम आदमी क्या करेगा? अगर कोई हेल्थ सेक्टर, सपोजिंग देयर वाज पर्सनल इंजरी टू समबडी लॉसेस, देयर इज लॉस ऑफ लाइफ, तो आप क्या करेंगे? उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि आई हैव नो लाइबिलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशनली इफ यू लुक एट दैट एंड फ्रॉम द कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू लुक एट, तो हमारे जो कानून है उसमें नया लॉ भी आया है, तो absolving somebody from a liability just because एक clause है आपके contract में is not should not hold good in a court of law. So ये एक मुद्दा है जो हमें seriously देखना है। गवर्नमेंट को भी चाहिए, सिर्फ advisory certain दे रहा है, उसके अलावा हमें SOPs बनाने चाहिए, हमें एक IT audit trail होनी चाहिए, किस हिसाब से आप उसको चेकिंग कर रहे हैं, प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर रहे हैं, और उसके बाद मिटिगेशन स्टेप्स क्या हैं, उसका बिजनेस कंटिन्यूटी कैसा रहेगा। ये सवाल सही है कि क्या ये जो प्लान बी की जो चर्चा हम कर रहे हैं, क्या प्लान बी है, था, अगर वो था तो क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुआ और इतना ज्यादा डिसरप्शन हुआ हमारी लाइफ में? जितिन जैन, यही आपके लिए सवाल है और यही आखिरी सवाल इस डिस्कशन का। तो आगे कैसे बढ़ेंगे हम? मारिया, दो चॉइस हैं, या तो आप किसी और के प्लान बी का हिस्सा बन सकते हैं या आप अपना प्लान बना सकते हैं। मैं दूसरे का पक्षधर हूं, और एक समझदार इंसान गलती से सीखता है, एक अक्लमंद इंसान दूसरों की गलती से भी सीखता है। तो मुझे लगता है कि दो चीजों को आपको समझना होगा। 7-8 साल पहले पूरे विश्व में एक वेस्टर्न कंट्रीज ने एक व्यवस्था को बेचा, स्विफ्ट, जो सारे सेंट्रल बैंक है पूरे वर्ल्ड के। पहले 7-7, 10-10 दिन लगते थे आपस में इंटरनेशनल पैसे का एक्सचेंज करने में। फिर उन्होंने ऑनलाइन स्विफ्ट इकोसिस्टम बनाया और सब देशों का, ये हमने बनाया पर सबका है, सब इस पे आइए, ऑनबोर्ड कीजिए, सारे सेंट्रल बैंक को कनेक्ट किया। ये हमारा ग्लोबल कॉमन है, हमारे कॉमन परिवार का हिस्सा है, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर है।
यूक्रेन में जब युद्ध हुआ, वो सारे भाषण, सारी कॉन्फ्रेंस, सारे प्रेसिडेंट धरे के धरे रह गए। जब युद्ध की बात हुई, सारे पश्चिमी देशों ने मिलकर कहा कि रशिया को इसके बाहर फेंक दिया जाए, उस टेक्नोलॉजी का वेपनाइजेशन किया गया। तो आज जो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर आपकी डिपेंडेंस, या किसी भी फॉरेन कंपनी या किसी भी प्राइवेट वेंडर के ऊपर जो आपकी डिपेंडेंस आज एक्सपोज हुई है कि पूरी अर्थव्यवस्था आपकी ठप हो गई, ये एक बहुत बड़ा सबक है। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि उनकी गलती है या उन्होंने किसी गलत उससे किया, मगर ये लेसन है कि क्यों हमें अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहिए। और जितनी सॉफ्टवेयर सेक्टर में है, उससे दुगनी डिपेंडेंस आज हमारी हार्डवेयर सेक्टर में, पावर सेक्टर में, टेलीकॉम में चाइनीज हार्डवेयर के ऊपर है। तो समय रहते अगर हमने सबक ना सीखा तो कल शायद हमें बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ये बार बार कह रहा हूं कि हमें उनकी गलती से भी आज सबक सीख लेना चाहिए। और आखिरी बात मैं बिंदु में कहूंगा, निराशा के बीच एक आशा की बात। 7 साल पहले जब सरकार ने यूपीआई और रुपे कार्ड, जो आज कई बैंक दे रहे हैं, उसको चालू किया, और सरकार ने प्राइवेट बैंकों का कि आप भी रुपे कार्ड को अपने डेबिट कार्ड पे बाय डिफॉल्ट ऑप्शन देंगे, तो कुछ लोगों ने कहा ये प्रोटेक्शनिज्म है, ये आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, ये क्या कुछ करेंगे, घटिया रुपे कार्ड, क्या इसकी सिक्योरिटी होगी। आज 7 साल बाद भारत की अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी सेक्टर की सबसे बड़ी जो एक Success वो माना हमारी जाता है। जी, पहचान है, बिल्कुल पूरे सही विश्व में कहा उसने आपने। बना दिया। So तो at मुझे the लगता end है of a कि dark छोटे tunnel छोटे there is lot of hope, lot of light। इसी नोट पे हम बात खत्म करते हैं। जितिन, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कनिष्क गौर, कनिका सेठ, NS नपी नाय, जितिन और विद्युत वर्मा। मुकाबला में बात यहीं तक। अगले हफ्ते फिर से आएंगे और एक नए इशू पे मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। में विंडोज़ बेसिकली ओएस यूज़ हो रहा है एंड माइक्रोसॉफ्ट एज अ कंपनी दे हैव प्रोवाइडेड द सेम। अब उसमें ये रहता है कि डिपेंडेंसी अगर एक पर्टिकुलर ओएस पे है, नेचुरली इफ द यूज़ ऑफ दैट, उसका जो प्रयोग है वो ज़्यादा है उस इंडस्ट्री में। एयरलाइंस में काफ़ी प्रयोग है और ऑटोमेशन उसी पे बेस्ड है। सो अगर वो ओवर डिपेंडेंसी ऑन अ पर्टिकुलर ओएस है एंड बैकअप उसका नहीं है, तभी ये हुआ, चाहे बैंक्स हों या एयरलाइंस हों।